नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योत्सना सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। दोस्तों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सुप्रसिद्ध कविता कुकुरमुत्ता को पढ़ेंगे और उसका भावार्थ देखेंगे। दोस्तों, निराला का जीवन परिचय और निराला की अन्य कविताओं का जो भावार्थ मैंने किया है वो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, जैसे बांधो न नाव, इस ठाव बंधु, जागो, फिर एक बार आदि कविताओं को आप देखिए, उसमें जीवन परिचय दिया हुआ है। यहाँ हम कविता को पढ़ते हैं और उसका भावार्थ देखते हैं, क्योंकि यह कविता बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रतियोगी सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। आइए सबसे पहले हम कविता का संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत कविता निराला जी द्वारा रचित राग विराग से ली गई है, जिसका संपादन मैंने स्वयं डॉक्टर ज्योत्सना सिंह ने किया है। निराला की इस कविता में निराला ने अपने समय की मान्यताओं पर करारा व्यंग किया है, जो गाली गलौज की सीमा तक पहुंच जाता है। कुकुरमुत्ता श्रमिक वर्ग अथवा सर्वहारा का प्रतीक है। प्रस्तुत कविता को देखिए। एक थे नवाब। निराला जी व्यंग्यात्मक शैली में कहते हैं कि एक थे नवाब, पारस से मंगाए थे गुलाब, बड़ी बाड़ी में लगाए, देशी पौधे भी उगाए, रखे माली कई नौकर, गजनवी का बाग मनहर लग रहा था, एक सपना जग रहा था, सांस पर तहजीब की, गोद पर तरतीब की, क्यारियां सुंदर बनी, चमन में फैली घनी, फूलों के पौधे वहां लग रहे थे खुशनुमा, बेला, गुलसब्बो, चमेली, कामिनी, जूही, नरगिस, रात रानी, कमलिनी, चंपा, गुल मेहंदी, गुल खैरू, गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी, निवाड़ी, गंधराज और कितने फूल, फव्वारे कई, रंग अनेकों, सुर्ख धानी, चंपई, आसमानी, सब्ज, फिरोजी, सफेद, जर्द, बादामी, बसंती, सभी भेद, फलों के भी पेड़ थे, आम, लीची, संतरे और फाल सेब। कविता में कवि कहते हैं, कवि तीखे व्यंग के लिए पूरी पृष्ठभूमि तैयार किए हुए हैं। प्रस्तुत पद्यांशों में वे कहते हैं कि एक नवाब साहब थे, उन्होंने फारस से गुलाब के पौधे मंगवाए थे, उन्होंने अपने बड़े बगीचे में लगाया। उन्होंने उनके साथ वहीं कुछ देसी पौधे भी लगवाए थे। उन सब की देखभाल के लिए कई माली और नौकर चाकर भी रखे। इस प्रकार उनका बगीचा गजनवी के बाग के समान ही मनोहर प्रतीत होता था। गजनवी का बाग दोस्तों अपने समय में बहुत प्रसिद्ध था। लगता था कि उनकी सभ्यता की श्वासों पर गुलाब के बगीचे के रूप में उनका कोई सुंदर स्वप्न साकार हो उठा था। सारा बाग बहुत ही कायदे करीने के साथ तैयार किया गया था। वह एक सुंदर साँचे में ढला हुआ लगता था। उसमें सुंदर सुंदर क्यारियां बनी हुई थी। क्यारियां फूलों की बनती हैं। तो कवि कहते हैं, जिन्होंने अपनी सघनता के सारे बगीचे को घेर रखा था, उनके बीच गुलाब के पौधे बहुत ही भले लग रहे थे। गुलाब के अतिरिक्त बेला, खुशनवो, चमेली, कामनी और चंपा, गुल मेहंदी, गुल खैरा, गुलाबाज, गेंदा, गुलदाउदी, निगोड़ी, गंधराज आदि न मालूम कितने प्रकार के फूल उगकर वहां की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां अनेक फव्वारे भी थे, उनमें अनेक रंगों का पानी निकल रहा था। लाल, धानी, चंपई, आसमानी, हरा, फिरोजी, सफेद, पीला, बादामी, बसंती आदि सभी रंग के। वहां आम, लीची, संतरे, फाल से आदि अनेक
फलों के भी पेड़ थे। तो दोस्तों, प्रस्तुत पंक्ति का ये भावार्थ हुआ। अब हम अगला पद्यांश देखते हैं। कवि कहते हैं कि चटकती कलियां, चटकती कलियां, निकलती मृदुल गंध, गले लगकर हवा चलती मंद मंद, चहकते बुलबुल, मचलती टहनियां, बाग चिड़ियों का बना था आशियां, साफ राहें सरों दोनों ओर, दूर तक फैले हुए कुछ छोर, बीच में आरामगाह दे रही थी बड़प्पन की थाह, कहीं झरने कहीं छोटी सी पहाड़ी, कहीं झरने कहीं छोटी सी पहाड़ी, कहीं सुथरा चमन नकली कहीं झाड़ी। कवि कहते हैं कि नवाब साहब के उसी बगीचे में, नवाब साहब के उसी बगीचे में क्या हुआ? बगीचे में कवि का कौतूहल आप देखिए, कवि की उत्सुकता को देखिए कि उस जो फारस से जो गुलाब आया था नवाब साहब के बगीचे में, वहाँ की जो शोभा है उसमें कवि कहते हैं कि नवाब साहब के उसी बगीचे में कलियां खिलते समय चटकने की ध्वनि करती थीं, उनमें भीनी भीनी गंध निकलती थी, सुगंध को अपने साथ लेकर हवा मंद मंद चलती रहती थी, अर्थात मंद सुगंध वायु बड़ा करती थी या मंद सुगंध वायु बहा करती थी। प्रेम से झूमती हुई डालियों पर बुलबुले चहचहाया करती थी। वह बाग अनेक प्रकार की चिड़ियों का घर घोंसला बना हुआ था। उसमें साफ सुथरे रास्ते बने हुए थे। वे रास्ते दोनों ओर से सरों में ऊंचे ऊंचे पौधों द्वारा घिरे हुए थे। वे इतनी दूर तक फैले हुए थे कि उनका छोर अंतिम सिरा तक नहीं दिखाई देता था। उन सब के बीच में एक विश्राम स्थल भी बना हुआ था, जो नवाब के बड़े आदमीपन को स्पष्टता से प्रकट कर रहा था। वहाँ कई छोटी छोटी पहाड़ियां बनी हुई थी, कहीं साफ सुथरी फुलवारी अथवा हरा भरा स्थान था और कहीं पर नकली मालियों द्वारा पेड़ आदि को काटकर बनाई हुई झाड़ियां भी थीं। देखिए दोस्तों, प्रस्तुत पंक्ति में अब तक जो भी आप कविता देख रहे होंगे उसमें मानवीकरण और पुनरुक्त प्रकाश की जो छटा है वो विद्यमान है। और कवि कहते हैं कि नवाब साहब, कवि ने इस कविता के माध्यम से कहा है कि नवाब साहब के बगीचे के माध्यम से पूंजीपतियों एवं सामंतों की विलासगाह का बड़ा ही यथार्थ चित्रण है। कवित्व के प्रभाव में अपेक्षित सजीवता नहीं आ पाई। इस वर्णन के द्वारा कवि ने व्यंग की जबरदस्त व्यंजना की जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन किया है। अगला भावार्थ हम देखेंगे, अगली पंक्ति को देखेंगे। कवि कहते हैं कि आया मौसिम, खिला फारस का गुलाब, बाग पर उसका पड़ा था रोबोदाब, वही गंदे में उगा देता हुआ बुत्ता, पहाड़ी से उठे सर ऐंठ कर बोला हुकुरमुत्ता। अबे सुन बे गुलाब। प्रस्तुत कविता में यह व्यक्ति संपूर्ण कविता का प्राण है। कवि कहते हैं, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट, कितनों को तूने बनाया है गुलाम, माली कर रखा सहाया जाड़ा घाम, हाथ जिसके तू लगा पैर सर रखकर वह पीछे को भगा, औरत की जानिब मैदान यह छोड़कर, तबेले को टट्टू जैसे तोड़कर, शाहो राजो अमीरों का रहा प्यारा, तभी साधारणों से तू रहा न्यारा, वरना तेरी क्या हस्ती है, सोच तू, पूछ तू,
कांटों से ही भरा है यह सोच तू, वरना तेरी क्या हस्ती है कोच तू। कांटों से ही भरा है यह सोच तू, कली जो चटकी अभी सूख कर काटा हुई होती कभी। रोज पड़ता रहा पानी तू हरामी खानदानी। चाहिए तुझको सदा मेहरू निशा, चाहिए तुझको सदा मेहरू निशा, जो निकाले इत्र रूह ऐसी दिशा। बहाकर ले चले लोगों को नहीं कोई किनारा, जहां अपना नहीं कोई भी सहारा। ख्वाब में डूबा चमकता हो सितारा, ख्वाब में डूबा चमकता हो सितारा। पेड़ में डंड पेले पेले हो चूहे, जवा पर लफ्ज प्यारा। कवि कहते हैं कि इस प्रस्तुत पूरे छंद में जो व्यंग आरंभ हुआ है उसको आप देखिए। नवाब के उस बगीचे में पहाड़ी पर फारस के गुलाबों के बीच में एक कुकुरमुत्ता सिर उठाकर उग आया है। वह गुलाब का उपहास एक पूंजीपति के रूप में करता है और क्या कहता है कि जब मौसम आया तो फारस से आया गुलाब का पौधा फूलों से लदकर खिल उठा। जब मौसम आया तो फारस से आया गुलाब का पौधा फूलों से लदकर खिल उठा। उसके खिलने का दबदबा अथवा गंभीर प्रभाव पूरे बाग पर छाया हुआ था, अर्थात उसके सम्मुख बगीचे के अन्य फूलों की शोभा मंद पड़ गई थी। वहीं पास की पहाड़ी की गंदगी में उगा हुआ एक कुकुरमुत्ता अपना सिर अकड़कर गुलाब को धमकाता हुआ कहने लगा, अबे सुन बे गुलाब, सुन, तूने सुगंध चमक और रंग अवश्य प्राप्त किए हैं, पर तू अपनी वास्तविकता को भूल जा या भूल गया है। अरे असभ्य, याद रख कि तूने पूंजीपतियों के समान खाद का खून चूस कर ही यह सब कुछ प्राप्त किया है और अब तू इस डाल पर इतरा रहा है। पता नहीं तूने पूंजीपतियों के समान अपनी देखभाल के लिए कितने गुलाब कृतदास गुलाब रख छोड़े और तेरी देखभाल के लिए माली रखे हुए हैं, जो बेचारे गर्मी सर्दी सब कुछ सहते हैं। तू जिसके हाथों में लगता है औरतों की तरह मैदान छोड़कर पीछे की ओर भाग जाता है, अर्थात तुझे में काटे हैं और तेरे पास आने वाला पूंजीपति के दुर्व्यवहारों का अनुभव करके तुझसे दूर भागता है। तुझे अपनाने वाला व्यक्ति ऐसे ही भागता है जैसे अस्तबल का घोड़ा अपनी रस्सी तुड़ाकर भागता हो। चूंकि तू बड़े बड़े शाहजहां, राजाओं और अमीरों का प्यारा है, इसी कारण तू साधारण फूलों से अलग है। जिस प्रकार पूंजीपति जन साधारण में नहीं दिखता, उसी प्रकार गुलाब भी अन्य फूलों के मध्य समा नहीं पाता। ये गुलाब के फूल कभी बार बार गुलाब के माँ गुलबुता के माध्यम से गुलाब को धमकाते हैं, बोलते हैं कि ये गुलाब का जो फूल है, यदि तूने खाद का रस प्राप्त न किया होता तो तेरा क्या अस्तित्व होता। तू एकदम नीच है। अगर तुझे दूसरों के रस रूप के का सहारा न मिला होता तो अभी अभी तुम्हारे में जो कली विकसित हुई है वह कली भी मुरझाकर कांटा बन गई होती। अरे गुलाब, तू व्यर्थ में बड़ा खानदानी बनता है। रोज पड़ता रहा पानी तू हरामी खानदानी। तो अरे गुलाब, तू अपने को बड़ा खानदानी समझता है। तुझे तो रोज रोज बस मेहरुनिशा नूरजहां चाहिए, जो तेरा इत्र और रूप निकाला करे और अपने पूंजीपतियों को तो विलास की मूर्ति के साधन चाहिए। यह विलास वासना हम जैसे लोगों की ऐसी दिशा में बहा कर ले जाती है जिसका कोई अंत नहीं होता। तू अपने नीच कार्यों से लोगों को ऐसा पथभ्रष्ट करता है, बहा कर ले चले लोगों को नहीं कोई किनारा, जहां अपना न कोई भी सहारा।
ख्वाब में डूबा चमकता हो सितारा। कवि कहते हैं कि ऐसा पथ भ्रष्ट करता है गुलाब जिसकी कोई जहाँ उद्धार की कोई संभावना नहीं है। तेरे साथ पढ़कर वे लोग ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं जहाँ आश्रय एवं आराम स्वप्न में कहीं दूर चमकने वाले तारों के समान होते हैं, जहाँ व्यक्ति सदैव भूखा बना रहता है परंतु वह मुंह से अच्छी लगने वाली बातें करता रहता है। कवि ने पूंजीपतियों के प्रति अपना समस्त आक्रोश प्रतीक शैली पर अभिव्यक्त किया है। गुरुमुत्ता एक व्यर्थ का पौधा है। संभवतः इसमें उसकी हीनत्व भावना भी सम्मिलित है, अन्यथा वह अपने आप को गेहूं का बाजरा कहता गुरुमुत्ता नहीं। हरामी इत्यादि गाली गलौज का प्रयोग देशज दोष भी माना गया है। कवि साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित दिखाई देते हैं और बहुत सारे फारसी अरबी के शब्दों का भी कवि ने सफल प्रयोग किया है, जैसे रबोदाब, रंगोआ, गुलाब, जानी, शाहो, अमीर, हस्ती, हरामी, खानदानी, ख्वाब, जबा, लफ्ज आदि। दोस्तों अब हम आगे का भावार्थ देखते हैं। देखिए प्रस्तुत पंक्तियां जो न्याला जी ने विपुल मुक्ता कविता में आगे लिखी हैं। देख मुझको मैं बढ़ा, देख मुझको मैं बढ़ा, 1.5 बलिष्ठ और ऊंचे पर चढ़ा, और अपने में उगा मैं, बिना दाने का चुगा मैं। कलम मेरा नहीं लगता, कलम मेरा नहीं लगता, मेरा जीवन आप जगता। तू है नकली मैं हूँ मौलिक, तू है बहरा मैं हूँ कौलिक। तू रंगा और मैं धुला, पानी में तू बुलबुला। तूने दुनिया को बिगाड़ा, मैंने गिरत से उभारा। तूने रोटी छीन ली जरखा बनाकर, एक की दो तीन मैंने गुनगुना कर। एक की दो तीन मैंने गुनगुना कर। काम मुझसे ही, काम मुझसे ही से सधा है, शेर भी मुझसे गधा है। कवि कहते हैं कि अरे गुलाब, तू जरा मेरी ओर तो देख, मैं 1.5 बलिष्ठ तक बढ़ गया हूँ और ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया हूँ, या ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर उगा हूँ। मुझे तुम्हारी तरह किसी ने पाल पोस कर नहीं उगाया, बल्कि मैं तो अपने ही जमीन से उगाया हूँ। मुझे किसी ने दाना पानी भी नहीं चुगाया है, अर्थात किसी ने मेरी देखभाल भी नहीं की। तेरी तरह मेरी कलम भी लगाकर नहीं उगाई जाती, बल्कि मेरा जीवन और अस्तित्व तो स्वयं ही है। इस प्रकार तू बनावटी या नकली चीज और मैं भौतिक और असली हूँ। तू बकरा है और तुझे खाने वाला वाम मार्गी साधु हूँ। तू कवि कहते हैं कि तू बकरा है और मैं तुझे खा जाने वाला वाम मार्गी साधु हूँ। तू रंगे सियार की भांति धोखेबाज है, जबकि मैं धुला हुआ यानी निर्मल व्यक्ति हूँ। मैं पानी की तरह स्थायी एवं सबके काम में आने वाला हूँ। तू क्षण भंगुर और केवल देखने भर की चीज है। तू असली है, ऐसा नहीं है। तू नकली है, मैं असली हूँ, तथा किसी के काम में आ सकने वाले के कारण तू व्यर्थ, किसी के काम में न आ सकने के कारण तू व्यर्थ है। इस प्रकार तूने लोगों को बिगाड़ा है, जबकि मैं दुनिया को सहारा देता हूँ। तू सुन भी नहीं सकता किसी की समस्या को, तू बहरा भी है और मैं सबकी समस्या को सुन सकता हूँ। तूने मुझे जो जनखा बनाकर तूने लोगों को, मुझे के माध्यम से कुकुरबता कहता है, तूने लोगों को जनखा बनाकर उनकी रोटी छीन ली, नपुंसक बनाकर उनके सारे काम को छीन लिया, जबकि मैं परिश्रमिक स्वभाव के कारण लोगों को एक के बदले 3-3 रोटियां देता हूँ। मेरे द्वारा ही संसार के सब काम चल रहे हैं। शेर ही मेरे सामने गधा अर्थात त्याज्य है।
यहाँ पर शेर लक्षणा का माध्यम है। कवि कहते हैं कि पूंजीवादी नवीन औद्योगिक सामाजिक व्यवस्था की देन होने के कारण सर्वथा मानवकृत अथवा जो मानव को समस्याएं हो रही हैं, इन पूंजीवादी व्यवस्था पर श्रमिकों का जो शोषण किया जा रहा है पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा, और उनकी रोटी छीनी जा रही है, उनका काम छीना जा रहा है, उसी की मार्मिक व्यथा को निराला जी प्रस्तुत कविता में व्यक्त कर रहे हैं, प्रस्तुत पंक्ति में बतला रहे हैं। आगे की पंक्ति देखिए। चीन में मेरी नकल छाता बना, छत्र भारत का वही कैसा तना, सब जगह तू देख ले आज का फिर रूप पैराशूट ले, विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ, काम दुनिया में पड़ा जो वक्र हूँ, उल्टे दे मैं ही जसोदा की मथानी, और भी लंबी कहानी, सामने ला कर मुझे बेड़ा देख कैड़ा, तीर से खींचा धनुष में राम का काम का, पड़ा कंधे पर हूँ हल बल राम का, सुबह का सूरज हूँ मैं ही, चांद में ही शाम का, कल जुगी मैं ढाल, नाव का मैं तला नीचे और ऊपर पाल, मैं ही डांडी से लगा पल्ला, सारी दुनिया तौलती गल्ला, मुझसे कल्ला, मेरे लल्ला, कहे रुपया या अधन्ना, हो बनारस या नवन्ना, रूप मेरा मैं चमकता, गोला मेरा बमकता, लगाता हूँ पार मैं ही। अब यहीं तक देखना है आपको कविता को कि कविता में कवि क्या कह रहे हैं। बमकता है, कवि क्रोधा के माध्यम से और भी किन समस्याओं को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, चीन में जिस छाते का प्रयोग होता है, ठीक है, चीन में जिस छाते का प्रयोग किया जाता है वह मेरे ही स्वरूप की नकल करके बनाया गया है। कवि ने कुकुरमुद्दा के माध्यम से बताया है कि कुकुरमुद्दा ऐंठ रहा है, यहाँ पर गुलाब को अपनी काबिलियत दिखा रहा है। भारत में जिस छत्र का प्रयोग किया जाता है उसमें मेरे ही आकार प्रकार का दर्शन किया जाता है। अरे वे गुलाब, चारों और जरा अच्छी तरह देख लो, मैं सब जगह किस तरह तना हूँ, आज का पैराशूट भी मेरे ही रूप की नकल और उसका विकास है। विष्णु के हाथों के शस्त्र चक्र सुदर्शन भी मेरे ही रूप के जैसा है। मेरा टेढ़ापन दुनिया के काम में आने वाला है। अगर मुझे उल्टा कर दिया जाए तो मैं माता यशोदा की मथनी बन जाता हूँ। इस प्रकार मेरी कहानी अत्यधिक लंबी है। तू मुझे अपने सामने लाकर जरा टेढ़ा करके देख ले तो मैं नक्शा बनाने का यंत्र तथा पैमाना बन जाऊंगा। धनुष से खींचा गया राम का तीर दिखाई दूंगा अथवा बड़े बड़े काम में आने वाला बलराम के हल के रूप में भी दिखाई दूंगा। प्रातः उगने वाले सूर्य के रूप में तथा शाम को प्रकाशित होने वाले चंद्रमा में तुझे मेरा टेढ़ापन दिखाई देगा। इस कलयुग में मैं तुझे ढाल के रूप में दिखाई दूंगा, नाव के नीचे तले के रूप में और ऊपर तनी हुई पाल के रूप में ही मेरा टेढ़ापन है। तना ही नहीं, तौलने वाली डांडी में लगे पल्ले में मेरा ही रूप है, जिसमें सारी दुनिया अपने लिए तथा तुम दूसरों का रक्त चूसने के लिए अनाज तौलते हो। मुझ का बाकापन तथा उन्मुक्त कल्ले का टेढ़ापन मेरे ही वक्र स्वरूप के परिचायक हैं। रुपया अधन्ना, बनारस का नवन्ना, लालू लल्ला सभी मेरा ही रूप है। सभी स्थानों पर मैं ही चमकता हूँ। मेरे ही आकार में धड़ाका करने वाला बम बनाया गया है। बमकता है, यहाँ पर कविता तक आपको देखना है। यहाँ बम की बात की गई है और अब देखिए कवि ने जो पूरी कविता में एक सार रूप में दिया हुआ है कि ये जो उसका रूप सामने का तुलना किया गया है, ये वास्तव में हास्यप्रद है।
और ये कल्पना का प्रसूत खींचतान दिखाई देता है। इसमें कवित्व की कविता कवि के कवित्व की अगली पंक्ति देखिए। कवि कहते हैं कि लगाता हूँ पार में ही, डूबता मझधार में ही, डब्बे का मैं ही नमूना, पान में ही मैं ही चूना। मैं कुकुर मुत्ता हूँ पर बेंजाइन वैसे बने दर्शन शास्त्र जैसे, ओम फलस और ब्रह्मावर्त वैसे ही दुनिया के गोले और पर्त, जैसे सिकुड़न और साड़ी, जो सफाई और माड़ी, कास्मो कास्मोपॉलिटन और मेट्रोपॉलिटन जैसे फ्राइड और लिटन, फैंसी और फलसफा, जरूरत हो जरूरत और हो रफा जरूरत हो जरूरत और हो रफा। सरसता मैं फ्रॉड सरसता मैं फ्रॉड, कैपिटल में जैसे लेनिनग्राड, सच समझ जैसे रकीब, लेखकों में लंठ जैसे खुशनसीब। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि अबे ओ गुलाब, देख संसार में सबको पार लगाने वाला मैं ही हूँ। डिब्बे का नमूना और पान में पड़ने वाला चूना मैं ही हूँ। मैं उसी प्रकार स्वयं बन जाने वाला कुकुरमुत्ता हूँ, जिस प्रकार बेंजाइन का दर्शन शास्त्र बन गया। ओम फलस और ब्रह्मावर्त स्वयं ही बन गए, जैसे दुनिया का गीला और परतें बन गई, जैसे साड़ी पर सिकुड़न अपने आप पड़ जाती है, जैसे साफ कपड़े पर सफाई एवं बाढ़ होती है, उसी प्रकार मैं ही सर्वव्यापक हूँ। जैसे कास्मोपोलिटन, मेट्रोपोलिटन, फ्रॉइड और लेनिन वगैरह बन गए, उसी प्रकार मैं भी बन गया हूँ। फैल्सी फिलॉसफी दर्शन शास्त्र को कहते हैं, जरूरत और उसकी पूर्ति मैं ही हूँ। सरसा होने वाला धोखा भी मैं ही हूँ। जैसे राजधानियों में रूस की राजधानी लेनिनग्राड का महत्व है, उसी प्रकार मेरा महत्व है। लेखकों में मैं जैसे उजड़ लोग भाग्यवान होते हैं, उसी प्रकार मैं भी हूँ। यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता में किए गए महत्व में जैसे सर्वव्यापी विभूति के समान श्री कृष्ण अपने को स्वयं बताया है, वहाँ पे गुरुमुत्ता कुछ अपना ऐसा ही वर्णन कर रहा है जो सर्वथा संगत लग रहा है। आगे की पंक्तियां देखिए। आगे की पंक्ति में क्या कहता है गुरुमुत्ता। मैं डबल जब बना डमरू, एक बगल तब बना वीणा, मंद्र होकर कभी निकला, कभी बनकर ध्वनि छीड़ा। मैं पुरुष मैं ही अबला, मैं मृदंग और मैं ही तबला, चुन्ने खां के हाथ का मैं ही सितारा, दिगंबर का तान पूरा हसीन का सुर बहार। मैं ही लायर, लिरिक मुझसे ही बने, संस्कृत फारसी अरबी ग्रीक लैटिन के जने, मंत्र गजले गीत मुझसे ही हुए शैदा, जीते हैं फिर मरते हैं फिर होते हैं पैदा। वायलिन मुझसे बना, बैंजो मुझसे बना, घंटा घंटी ढोल ढव घड़ियाल संग तुरही मजीरे करताल, कार्नेट क्लेरी अनेट ड्रम फ्लूट गिटार बजाने वाले हसन खां बुद्धू पीटर मानते हैं, सब मुझे ये बाएं से जानते हैं दाएं से। ताता धिन्ना चलती है जितनी तरह, ताता धिन्ना चलती है जितनी तरह, देख सब में जगी है मेरी निगाह, नाच में यह मेरा ही जीवन खुला, पैरों से मैं ही तुला। कथक हो या कथकली या बाल डांस, क्लियो पेट्रा कमल भौरा कोई रोमांस, बहेलिया हो मोर हो मणिपुरी गरबा, पैर माझा हाथ गर्दन भौहें मटका, नाच अफ्रीकन हो या यूरोपियन, सब में मेरी ही गढ़न। किसी तरह का हाव भाव मेरा ही रहता सब में ताव, जैसे बदले पैतरे जहाँ भी शासक लड़े, पर मैं प्रोलेटेरियल झगड़े जहाँ
मियाँ बीवी के क्या कहना है वहाँ। नाचता हूँ सूदखोर, नाचता है सूदखोर, जहाँ कहीं ब्याज चुकाता, नाच मेरा क्लाइमेक्स को पहुंचाता। प्रस्तुत कविता में निराला जी कहते हैं कि यहाँ पर कुकुरमुत्ता अपने गुणात्मक स्वभाव, उसमें क्या गुण है वह बता रहा है, और अपनी सर्वव्यापकता पर पूरा व्यंग के माध्यम से निराला जी दिखाते हैं। वो बिल्कुल बहुत बड़ा सर्वव्यापक समझ रहा है इस सप्ताह पर जो व्यंग किया गया है, क्योंकि अपने मुंह में आमलेट अच्छी बात नहीं है। निराला जी ने मुद्रा के माध्यम से कहलाया है कि कुकुरमुत्ता क्या कहता है। दोहरा हो जाने पर मैं डबल जब बना, दोहरा हो जाने पर मेरा रूप डमरू का हो जाता है। एक ही बगल रहने पर मैं वीणा बन जाता हूँ। कभी तो मैं साजों से गंभीर ध्वनि बनकर निकलता हूँ और कभी क्षीण ध्वनि बनकर गूंजता हूँ। इस प्रकार मैं पुरुष भी हूँ और दुर्बल नारी भी हूँ। मृदंग और तबला भी मैं ही हूँ। सितार वादक चुन्ने खा के हाथ की सितार भी मैं ही हूँ। संगीत दिगंबर का तानपुरा और सुंदरियों का सुरबहार भी मैं ही हूँ। लायर अथवा अंग्रेजी बाजा भी मैं ही हूँ, और मुझसे ही से गीत काव्य की सृष्टि हुई है। संस्कृत, फारसी, अरबी, ग्रीक, लैटिन में मिलने वाले मंत्र, गजलें और सब कुछ मैं ही हूँ। मुझ पर ही मस्त न्योछावर होकर सभी जीते मरते फिर पैदा होते हैं। वायलिन, बैजो आदि समस्त वाद्यों को बजाने वाला यंत्र मैं ही हूँ। इस प्रकार घंटा, घड़ी, ढोल, घंटा, घंटी, डोल, डफ, घड़ियाल, शंख, तुरही, मंजीर, करताल, कार्नेट, क्लेटी, अनेट, ड्रम, फ्लूट, गिटार आदि वाद्य यंत्र जिसको बजाने वाले हसन खां, बुद्ध, पीटर आदि भी मैं ही हूँ। मुझ में ये सब लोग दाएं बाएं दोनों तरफ से जानते मानते हैं, मतलब कि जो भी सब कुछ है वो मैं ही हूँ। नृत्य संगीत के क्षेत्र में तासा, धिन्ना आदि जितने भी प्रकार के तोड़ मरोड़ हैं या तोड़ या जिरह आदि चलते हैं, वह सभी में मेरा ही अस्तित्व है। नाच में जो जीवन होता है, नर्तक के पैरों में जो ताल लय सुशोभित होती है, वह भी मेरी झलक है। कथक नृत्य हो या कथकली हो या बाल डांस हो या क्लियोपेट्रा हो या कमल भंवर या किसी प्रकार का रोमांस क्यों ना हो, बैर या मोर, मणिपुरी गरबा, पैर मांझा, हाथ पैर, गर्दन भावे आदि मटकने वाला अफ्रीकन, यूरोपियन किसी भी प्रकार का नृत्य क्यों ना हो, सब मेरी ही गढ़न है। इस प्रकार के हाव भाव में मेरा ही ताव, मेरा ही प्रेरणा सबको काम आता है। संसार में जिस किसी भी कोने में जहाँ कहीं भी शासक में युद्ध हो रहे हैं, वह मैंने ही पैतरे बदले हैं, अर्थात उसे करने वाला मैं ही हूँ। जहाँ कहीं भी सर्वहारा श्रमिक वर्ग के संघर्ष हैं या पति पत्नी के झगड़े हैं, उसके बारे में क्या कहना, सब मेरे ही कारण है। जहाँ पर सूदखोर बेचारे लोग नोच खसोट करता हुआ सूद लेकर नाचता हुआ दिखाई देता है, वह भी मेरे ही भैरव नृत्य का चरम विकास सीमा है। कुल मिला के यहाँ पर समस्त वर्णन कुकुरमुत्ता ने अपने ऐश्वर्य का किया है। कुकुरमुत्ता रूपी श्रमिक वर्ग का समस्त, कुकुरमुत्ता एक श्रमिक वर्ग है और गुलाब एक पूंजीपति। देखा जाए तो श्रमिकी बिना श्रमिक वर्ग के मेहनत के या बिना उनके प्रयास के, बिना उनके कठिन श्रम के कुछ भी संभव नहीं है। कविता कहीं कहीं पंक्तियां सार्थक भी समझ में आ रही हैं। केवल एक बात सामने आती है कि कवि को संगीत, वादों, संगीतज्ञ, नृत्य, नाम, वर्ग, संघर्ष, शब्दावली का अच्छा ज्ञान था। महापंडित है निराला, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनके पांडित्य प्रदर्शन की पूरी झलक प्रस्तुत कविता में दिखलाई देती है, जो कि निराला ने भरपूर ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि जिन शब्दों को आप देखिएगा तो आपका माथा चकरा जाएगा कि वास्तव में कवि ने किसी भी शास्त्र को छोड़ा नहीं है, और किसी भी वाद्य यंत्रों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी होना, ये कवि के कवित्व के साथ साथ उनकी शौक को भी दर्शाता है, क्योंकि बिना इच्छा, बिना रुचि के तो कोई किसी के विषय में इतनी अच्छी जानकारी नहीं रख पाता। अब आगे की पंक्तियों को हम देखते हैं। नहीं मेरे हाड़ काटे काठ का, नहीं मेरा बदन आठों गांठ का, रस ही रस में हो रहा सफेदी का जहन्नम रो कर रहा। दुनिया में सबने मुझी से रस चुराया,
रस में मैं डूबा उतराया। मुझी में गोते लगाते वाल्मीकि व्यास ने, मुझी में गोते लगाए वाल्मीकि व्यास ने, मुझी से पोथे निकाले भास कालिदास ने। टुकुर टुकुर देखा किया मैंने, टुकुर टुकुर देखा किया, देखे किए मेरे ही किनारे खड़े हाफिज रविंद्र जैसे विश्व कवि बड़े बड़े। कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर टी.एस. इलियट ने जैसे दे मारा, पढ़ने वालों ने भी जिगर पर रखकर हाथ कहाँ लिख दिया जहां सारा, ज्यादा देखने को आंख दबाकर शाम को किसी ने जैसे देखा तारा। जैसे प्रोग्रेसिव, जैसे प्रोग्रेसिव का कलम होते ही रोके नहीं रुकता जोश का पारा। यहीं से यह कुल हुआ जैसे अम्मा से बुआ। मेरी सूरत के नमूने पिरामिड मेरा चेला था यूक्लिड, रामेश्वर मीनाक्षी भुवनेश्वर जगन्नाथ जितने मंदिर सुंदर, मैं ही सबका जनक जेवर जैसे कनक। कवि प्रस्तुत पंक्ति में कहते हैं कि गुलगुता कह रहा है, अबे ओ गुलाब, तेरी तरह मेरे शरीर में हड्डियां कांटे आदि कुछ भी नहीं, और न मेरे शरीर में किसी प्रकार की गांठें ही हैं। मैं तो मात्र रस ही रस हूँ। मैं सफेदी को नरक भेज रहा हूँ। मुझसे ही रस चुराकर सारी दुनिया रस में डूबती इतराती है। वाल्मीकि और व्यास जैसे ऋषियों ने मेरे ही रस में गोते लगाकर अपने काव्य रचे। माघ और कालिदास ने भी मुझसे ही प्रेरणा लेकर बृहत साहित्य की रचना की। फारसी के प्रसिद्ध दार्शनिक कवि हाफिज, बंगला के विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर सदृश विश्व विख्यात कवियों ने मेरे ही किनारे खड़े होकर संसार को नजर भर देखा है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर अंग्रेजी के प्रसिद्ध आलोचक कवि टी.एस. इलियट ने अपने सिद्धांतों में मेरा ही वर्णन किया है, और संसार ने उसके काव्य को पढ़कर तथा उसके हृदय पर हाथ रखकर कहा, वाह कितने कमाल का लिखा है इलियट ने। यह कहते हुए उनकी स्थिति वैसे ही हो गई जैसे संध्या के समय तारा देखने वाली आंख दब जाती है, अथवा हाथ में कलम लेते ही प्रगतिशील लेखक का उत्साह बढ़ जाता है। मेरा भी अस्तित्व कुछ इसी प्रकार का है। जन्म के साथ जिस प्रकार के स्वाभाविक रूप से अम्मा बुआ के रिश्ते जुड़ जाते हैं, उसी प्रकार सब बातें मुझसे ही हुई हैं। यहाँ तक कि मिस्र के पिरामिड भवन भी मेरी ही शकल के नमूने हैं। प्रसिद्ध गणितज्ञ यूक्लिड भी मेरा ही सहारा लेते हैं या मेरा ही शिष्य है। रामेश्वर, मीनाक्षी, भुवनेश्वर, जगन्नाथ आदि सभी तीर्थों के जो सुंदर मंदिर हैं, मैं उन सब को उत्पन्न करने वाला उसी प्रकार हूँ जैसे स्वर्ण सब प्रकार के गहनों को उत्पन्न करने वाला हुआ करता है। आगे की पंक्ति में निराला जी कहते हैं, हो कुतुब मीनार, ताज आगरा या फोर्ट चिनार, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता, मस्जिद बगदाद जुम्मा अलबत्ता, सेंट पीटर्स गिरजा हो या घंटा घर, गुंबदों में गड़न मेरी ही मुहर है, मेरी मुहर। एरियन हो, पर्शियन हो या गाथिक आर्च, पड़ती है मेरी ही टार्च। पहले के हो, बीच के या आज के, चेहरे से पिद्दी हो या बाज के, चीन के, फारस के या जापान के, अमेरिका के, रूस के, इटली के, इंग्लिस्तान के, ईंट के, पत्थर के हो या लकड़ी के, कहीं की भी मकड़ी के, बन जाले जैसे मक्का, कुल मेरे छत्ते के हैं घेरे, सभी का फांसने वाला हूँ ट्रैप, सर सभी का फांसने वाला हूँ ट्रैप, टर की टोपी दुपलिया या किसकी कैप, और जितने लगा जिनमें स्ट्रा या मेड, देख मेरी नकल है अंग्रेजी है। घूमता हूँ सर चढ़ा, तू नहीं मैं ही बढ़ा,
घूमता हूँ सर चढ़ा, तू नहीं मैं ही बढ़ा। ये कुकुरमुत्ता कविता की अंतिम पंक्ति थी। अब आइए इसके भावार्थ को देखते हैं कि कवि कुकुरमुत्ता के माध्यम से कहते हैं कि कुतुब मीनार दिल्ली में जो स्थित है, कुतुब मीनार की लाट हो या आगरे का ताजमहल, किला, ताजमहल हो या किला हो, चाहे चुनार का किला हो या कलकत्ते का विक्टोरिया मेमोरियल, बगदाद की मस्जिद हो या जामा मस्जिद, सेंट पीटर्स जो इंग्लैंड में है या गिरजाघर या घंटाघर, सभी चेम्बुजों के गढ़ मेरे ही अस्तित्व से बने हैं। अर्थात मेरे सबकी गढ़न पर मेरे ही अस्तित्व की मोहर लगी हुई है। आर्य, फारसी, गाथिक, आर्च आदि किसी भी नस्ल के व्यक्ति क्यों न हो, सभी पर व्यक्तित्व मेरा ही छाया हुआ है। प्राचीन, मध्यकाल या आधुनिक काल, किसी भी काल के व्यक्ति क्यों न हो, चेहरे से पिद्दी लगने वाले हो या पक्षी राजबाज जैसे चालाक, चीनी, जापानी, फारसी निवासी, रूसी, अमेरिकन, इटालियन, अंग्रेज, कोई भी कहीं के भी हो, सभी पर मेरा ही व्यक्तित्व दर्शाया है। ईंट, पत्थर, लकड़ी या मकड़ी के जाले जैसे ताने बाने वाले कहीं के मकान हो, सभी पर मेरी ही छाप घेरी हुई है। सब मेरे ही नकल हैं। सभी के सिरों को फंसाने वाला फंदा मैं ही हूँ। टर्की टोपी, पलिया पोली, किस्तिनुमा टोपी या अंग्रेजी टोपी सभी मेरी ही नकल पर बनी है। जिन्हें भूसा चटाई आदि जो कुछ भी लगा है, उन्हें भूसा चटाई आदि जो कुछ भी लगा, यहाँ तक कि अंग्रेजी टोपी भी सभी कुछ मेरी ही नकल से बनाई गई है। इसी प्रकार टोपियों के विभिन्न रूपों और आकारों के सिरों, सभी के आकारों के जो सिर हैं, उन सिरों पर इतराता चढ़कर झूमता मैं ही हूँ। अतः कवि कहते हैं कविता के माध्यम से, अबे गुलाब, स्पष्ट है कि इस संसार में तू बड़ा नहीं है, बल्कि मैं बड़ा हूँ। तुझसे मेरा व्यक्तित्व बड़ा है और तुझसे मेरा अस्तित्व बड़ा है। अब हम प्रस्तुत कविता का सार एवं पूरी संपूर्ण कविता की विशेषता को देखते हैं। कवि ने नवाबी, सामंती और पूंजीवादी सभ्यता के विलासी और खर्चीले स्वभाव तथा वातावरण का जो वर्णन किया है, वह वास्तव में वस्तुगणना पद्धति को अपनाकर निराला है। निराला की यह कविता वास्तव में निराला है। और जो भी यहाँ पर शब्द आए हैं, बाग, बगीचे, मनहर आदि, इस रूप में कवि ने जो शब्दों की गणना की है वह अपने आप में अद्वितीय है। और हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार निराला की किसी भी कविता को अगर आप देखिए तो उस कविता से एक अलग संदेश उठता है। तो प्रगतिशील कवि जो एक संदेश देना चाहते हैं, वह पूंजीवादी व्यवस्था के ने जो शोषित वर्ग पर शोषण किया है, उसका बहुत ही एक सुंदर चित्रण कवि ने यहाँ पर दिखलाया है। कुकुरमुत्ता कविता अपने आप में निराला की अद्वितीय चेतना या अद्वितीय व्यक्तित्व से गढ़ा हुआ दिखलाई देता है। किसी भी सीमा तक गुलाबी सभ्यता ने जन सामान्य को असमर्थ बनाकर रखा है। स्पष्ट है कि इस गुलाबों की प्रतीक सभ्यता ने सारे जीवन को ही बदल दिया है। जहाँ विलासता का स्वभाव होगा, जहाँ व्यक्ति ऐश्वर्य से जीवन जीना चाहेगा, तो वास्तव में वो गरीब का पेट काटेगा। हमारे देश काल की समस्त हीनताओं का कारण पर श्रय पर शोषण पर पलने और विकसित होने वाली यह जो गुलाबी सभ्यता है, तभी तो इसमें वास्तविकता न होकर जीवन का यथार्थ न होकर बनावट ही बनावट है। सामान्य वही हो सकता है जो अपनी ऊर्जस्विता से पनपता एवं विकास को प्राप्त करता है। सामान्य जन अपने परिश्रम से जहाँ तक संभव होता है निर्माण और जीवन को किसी भी प्रकार से वो खींचता है, वो चलाता है। जबकि गुलाबी सभ्यता के पोषक नैतिकता और मूल दृष्टि से सभ्यता संस्कृति का विनाश का कारण ही बनते जा रहे हैं। दोस्तों, आप देखिए कि गरीब आदमी पेट पालने में ही परेशान है। वह 2 वक्त के खाने, कपड़े, मकान की व्यवस्था में ही डूबा रहता है। लेकिन पूंजीपति जो वर्ग है, वो अपने जो वो चाहे तो उस धन को समाज में लगा सकता है, समाज का उद्धार करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। वह
समाज से ही गरीबों का शोषण करके वह धन एकत्र करता है और उसको अपने विलास और ऐश्वर्य में लगाता है, और उसकी इस विलासता और ऐश्वर्यता का पूरा मुख दर्शन दिखाता हुआ यह कविता है। और इस कविता की जो विशेषता है वो अपने आप में एक नई सोच को दर्शाता है कि हमें भी अपने जीवन में इस प्रकार के ऐश्वर्य को नहीं अपनाना चाहिए। अगर व्यक्ति हमें ज़्यादा, अगर किसी भी व्यक्ति को अतिरिक्त सम्मान दिया जाए, अतिरिक्त धन दिया जाए, अच्छे से उसका रख रखाव होगा, तो वो व्यक्ति अपने आप में इठलाएगा। उसके ऐठन को समाप्त करने के लिए एक गुलाब के सामने प्रतिनिधि के रूप में गुरुमत्ता को खड़ा कर दिया गया कि वास्तव में आज के भी पूंजीपति समाज में अगर एक गरीब किसान खड़ा होकर ये चुनौती समाज को दे दे कि मैं जो अपने खून पसीने से, अपने रक्त से जो ये अनाज में एकत्र करता हूँ, उसी को खा के तुम आज गरज रहे हो, तो लोगों की जो इस प्रकार की जो सुदृढ़ मानसिकता है, जो गंदी मानसिकता है, वह समाज को काफी हद तक फायदा पहुंचाएगी। और इस मानसिकता से अगर लोगों के अंदर ये आ जाए, गरीब किसान वर्ग के अंदर, शोषित वर्ग के अंदर ये आ जाए कि अगर मैं खड़ा होकर तन सकता हूँ, कि अगर मेरे इस प्रकार के मेरे पर किए गए इस प्रकार के जो अत्याचार हैं, जिनके कारण यह पूंजीपति वर्ग बड़ा हुआ है, और इनके खिलाफ अगर मैं आवाज उठा दूं, तो इस मानसिकता के खिलाफ बहुत कुछ बदल सकता है। वे अगर डट के आंदोलन कर बैठे कि मुझे मेरा हक चाहिए, जबकि होता ऐसा नहीं है, होता कुछ और ही है, वे आप जानते हैं। तो उम्मीद करूंगी कि प्रस्तुत कविता आपको पसंद आई होगी। कविता में कहीं पद समय पद्यांशों में कहीं भी अर्थ संबंधी कोई त्रुटि रह गई हो, या फिर अगर आपको लगता हो कि इसका अगर दूसरा अर्थ होगा, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। मैं और